बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सर। आज सुप्रीम कोर्ट में वो जो दरख्वास्त 4 दिन पुरानी है, जिसको मुहतरम मकाम काजी साहब ने अखबार में पढ़ा कि वो पटिशन उनके यहाँ लग गई, उसकी समात का अहवाल के इलेक्शन कलदम करार दिया जाए, काम शहरी पहुंचा है। उनको पूरे मुल्क में धांधली नजर नहीं आई, कलदम करार देने वाली दरख्वास्त नजर आई है कि इलेक्शन कैसे हुए। दूसरा, मुज़ाहिर अली नकवी साहब, ऐसी कौन सी गलती है, उन्होंने आज कहा भी है कि जज रिटायर हो जाए तो आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर काजी साहब किस कानून के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बार बार बुला रहे हैं? दूसरे केस सुनने की बजाय टाइम सारा इधर लगाएं, इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने बात की कि कौन से कानून के तहत काजी साहब मज़ाहिर नकवी साहब की ये उनके खिलाफ जो शिकायत हैं ये सुन रहे हैं। ये कानून की बात तो नहीं है, ये वही बात घूम फिर के फिर नून पे आ जाती है। और तो नून को तो उन्होंने देखे ताहियात नाअहली खत्म की, देखें। दोनों बंदे इलेक्शन के जी बाद जी। छोड़ गए तकरीबन हाँ, मैदान। अब देखें। फिर उन्होंने 2 जजेस का बार बार नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, वो दोनों जज रिटायर हो गए, इस्तीफे दे के चले जाए, तो अब लकीर को क्यों पीटा जा रहा है? असल में मसला ये है कि कुछ जाती रंजिश या जो एक अनाद है ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में, मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि जुडिशल काउंसिल का ये इजलास जो गुज़श्ता रोज़ हुआ, आज हुआ, और एक 10 जनवरी को हुआ था, जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने, उनका इस्तीफ़ा पहले आ गया था, जुडिशल काउंसिल इजलास उस दिन बाद में हुआ था। वो इजलास भी मैं ये समझता हूँ कि ये, मेरी नज़र में, ये तीनों इजलास गैर कानूनी है। गैर कानूनी इस तरह है कि गुज़श्ता साल जून के महीने में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट या उनके जो साबिक जजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। ये प्रोटेक्शन दी थी उस फैसले में। अब वो फैसला, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की है। वो अपील, इसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच समात कर रहा है। 2 समातें हो चुकी हैं, लेकिन उस समातों के बावजूद ना तो वो फैसला, उन जो अपीलें हैं वफाकी हुकूमत की, ना तो उसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला आया, क्योंकि अभी अदालत ने सिर्फ दरखास्तों को काबिल समात करार दिया। दूसरा दूसरा उसमें यह है कि अभी तक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उस 2 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि 2 रुकनी बेंच का वो फैसला फील्ड में मौजूद है, और उस फैसले की मौजूदगी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ये सारी कार्रवाई, मैं समझता हूं कि यह गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से बालातर नहीं है। तो फिर जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो उस फैसले की मौजूदगी में काजी साहब सिर्फ अपनी जाती रंजिश पूरी कर रहे हैं। जिसका मुझे एक और जो इसमें एक एलिमेंट नजर आता है वो ये है कि शायद जुडिशल काउंसिल की सारी कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की जात के ऊपर कीचड़ उछालना है, मुज़ाहिर नकवी साहब और उनके जो 2 साहबजादे हैं उनके ऊपर। मिसाल के तौर पे काजी साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं, इवन के कल भी उन्होंने काउंसिल इजलास के दौरान 3 बार इस बात की वजाहत की कि हम कोई हतमी इसमें फाइंडिंग नहीं दे रहे, हम सिर्फ अभी ये कार्रवाई चला रहे हैं। तो भाई, कौन सी ऐसी आफत या कौन सी ऐसी क्यामत जो है वो सर पे आ खड़ी हुई है कि आप जो है वो लाजमी आपने ये कार्रवाई चलानी है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो फिर आपकी ये कार्रवाई चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात इसमें यह है कि ये सारी कार्रवाई करने का मकसद दर हकीकत, जैसे मैंने कहा कि ये मीडिया ट्रायल है। मिसाल के तौर पे वो जो आफिया शहर बानो केस के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील का मामला है, वो भी 10 जनवरी को ये मामला, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उस वक्त इजलास हुआ था, तो उस इजलास में ये बात भी सामने आई थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन, अब इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ जो शिकायत थी वो तो काजी साहब के अपने बकौल जो एलामी आया था कि वो उनकी तमाम उनके खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी गई थी। लेकिन मुज़ाहिर नकवी साहब वाली जो शिकायत है, वो भी आप देखें कि इस केस की समाअत के दौरान मामला सामने आया कि जब तक वो आफिया शहर बानो केस के 2 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है, हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहती है। यानी मुज़ाहिर नकवी साहब को सजा देने के लिए आपने उनके केस के दौरान से ही एक फैसला, एक मामला टेकअप किया, कहा कि ये फैसला इस मुज़ाहिर नकवी साहब के को सजा देने के लिए ये फैसला दरमियान में रुकावट है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने 6 माह से भी ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद चैलेंज किया। यानी 6 माह से जायद
जायदुल मियाद वो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उसके ऊपर जो है वो समाअत करके उनको काबिल समाअत करार दिया। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये वही जस्टिस अमीनुद्दीन है जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया था। अब वो आफिया शहर बानो केस के खिलाफ जो वफाकी हुकूमत की अपील है उसकी वो समाअत कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें हैं जो वाज़े तौर पर इसमें कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे से मुतसादिम, एक दूसरे से मुतजाद नजर आती हैं। और अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ ये फैसला आफिया शहर बानो केस का आ भी जाता है। अच्छा, एक और बात इसमें यह है कि काजी साहब कहते हैं कि हम सिर्फ कार्रवाई चला रहे हैं, हम कोई हतमी राय नहीं दे रहे। तो जब आप हतमी राय नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह है कि आपको यह उम्मीद है कि वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो वफाकी हुकूमत की दरखास्त अपील पर समाअत कर रहा है वो लाजमी आफिया शहर बानो केस का उस 2 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देगा। और इस वजह से आप चाहते हैं कि तब तक जब वो फैसला ग्राउंड बन जाए, इधर से हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो, फाइंडिंग हमने सारी रिजर्व करके रखी हुई हो, उधर से फैसला है और इधर से हम जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ क्या सजा दे सकते हैं? देखिए, सजा उसमें यह हो सकता है कि उनकी पेंशन रुक जाएगी। इसके अलावा जो कि रूल्स के खिलाफ नहीं, अगर आप खुद रिजाइन करते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते, कार्रवाई का सामना करते हैं, तो फिर आपको ये देखिए अब ग्राउंड क्या लिया जाता है? ग्राउंड ये लिया जाता है जी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जब कार्रवाई इनिशिएट हो गई थी तो उसके बाद ये उनका इस्तीफा आया। तो कानून में, ज़ाब्तों में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में या आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जब एक जज के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट हो जाएगी और वो इस्तीफा दे जाता है तो फिर उसके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये है कि एक तो रिटायर्ड जजेस, अब रिटायर्ड जजेस में भी 2 चीजें होती हैं। ये भी कहा जाता है जी कि वो मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया, वो रिटायर तो नहीं हुए। तो इस्तीफा देना भी तो रिटायरमेंट की एक किस्म है। रिटायर ये होना है कि एक बंदा जो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है, अब वो उससे बरी जिम्मा हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। अब उसमें एक रिटायरमेंट वो होती है जो आप अपनी पूरी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं। जैसे काजी साहब अब 26 अक्टूबर 2024 को अपनी बतौर जज या बतौर चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, वो 65 ईयर के हो जाएंगे। तो जैसे ये रिटायर होंगे, इसी तरह एक ये होता है कि आप अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो। दूसरी रिटायरमेंट ये है कि आप इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ले लें, जैसे अर्ली रिटायरमेंट होती है, या मुख्तलिफ इदारों में तो ये भी होता है कि किसी को जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है, गोल्डन हैंडशेक होता है, गोल्डन हैंडशेक, मुख्तलिफ इकसाम है। ये सारी रिटायरमेंट की किस्में हैं। तो जब आप रिटायरमेंट की तारीफ करेंगे तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब भी रिटायरमेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रूल्स और जो पहले से जुडिशल काउंसिल की रिवायात है कि जब कोई जज रिटायर हो जाता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाती। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि यह कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए तो फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स अमेंड करें, उसके अंदर तरमीम लेके आए। 2005 के बाद से मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स ही अमेंड नहीं हुए। तो जो खामियां या सुकम सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझती है कि अब सामने आ रही हैं, उसके ऊपर आप रूल्स फ्रेम कर लें, रूल्स में अमेंडमेंट कर लें, और फिर आगे मुस्तकबिल में इसमें आपने फिर जो भी आगे जो भी लाए अमल होगा, जो भी जजेस रिटायर होंगे उनके खिलाफ शिकायत होंगी तो वो आगे चलती रहेंगी। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी के केस में से आफिया शहर बानो को केस को निकालना, फिर उसके खिलाफ अपील दायर करवाना, फिर उस अपील के ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाना, और 5 रुकनी लार्जर बेंच भी उस जज की सरबराही में बनाना जिसने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की दरखास्त पर हुक्म इम्तना तक जारी ना किया। और फिर वो 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला देगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस को ये इतनी पक्की यकीन दहानी है कि फैसला हर सूरत जो है वो मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ आएगा। या आफिया शहर बानो का केस का जो 2 रुकनी बेंच का फैसला है वो सेट असाइड हो जाएगा, के मकीन को सुकून, बिल्कुल सुकून आएगा। बिल्कुल इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, नताइज को, एक शहरी आता है उसकी दरख्वास्त को लगा दिया जाता है। पूरे मुल्क में जो पीटीआई के मैंडेट को चोरी किया गया, लोग जगह जगह बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं। आज पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सबूत भी 100 मेंबर लेके आए। काजी साहब उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो कहा जाता है ना, तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तो ये चीज होती है ना कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई रोना रो रही होती, कोई नून के अलावा सारे कह रहे हैं। सर, नून के अलावा सारे कह रहे हैं। इवन के मुझे हैरत इस बात की होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हमारी भी अक्सरियत बनती थी और हमारी भी कोई सीटें जो है इसमें वो चोरी गई हैं। मतलब कि एक तो वो पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया में वैसे ये बेताज बादशाह है और नून लीग का नैरेटिव
इन्होंने बिल्कुल ऐसे उधेड़ के रख दिया, और नैरेटिव इस वजह से भी उधड़ना था। मुझे ये बताएं कि एक तो पाकिस्तानी मीडिया जो ये कह रहा है कि पीटीआई के खिलाफ धांधली हुई है, इसकी कम अज कम ये तो 80-85 सीटें कहते हैं, मेरे ख्याल में कम अज कम 100 सीटें पीटीआई की जो है वो छीनी गई हैं। अगर ये थोड़ी फॉर्म 45 से हट के थोड़ी सी मजीद गहराई में आप करें तो आपको अंदाजा होगा कि यहां पर क्या क्या जो है वो जुर्लू फेरे गए हैं। तो अब देखें कि एक तो फॉर्म 45 की चीजें हैं, दूसरा आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया इस सारे सिनेरियो को, अब हमारे हम ये मान लेते हैं कि पीटीआई झूठ बोल रही है, हमारा नेशनल मीडिया भी किसी हद तक जी बायस हो गया है, ये 100 उसमें बहाने हो सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया दुनिया की कोई ऐसी आउटलेट शायद आपको बड़ी नहीं मिलेगी जिसने पाकिस्तान में आम इंतखाबात में होने वाली धांधली का मामला ना उठाया हो। हर रोज मुख्तलिफ स्टोरीज जो है वो दिन में 2-2 3-3 स्टोरीज लग रही हैं। मैं बीबीसी को देख रहा हूं, मैं फाइनेंशियल टाइम्स को देख रहा हूं, मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा हूं, अल जजीरा को न्यूयॉर्क टाइम्स। मुझे ये बताएं कि अगर किसी का भी नाम ले वहां हमारी बेइज्जती हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि अल जजीरा जैसा आलमी जो एक मीडिया आउटलेट है, मुस्तनद इदारा है, उसने मैंडेट चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो पीटीआई ने कहा था वो कोड एंड कोड था, वो लोगों ने गलत उसको, चले जैसे भी है, जैसे भी है स्टेटमेंट, जी जैसे भी है, मीडिया इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बात तो आ गई ना कि ये मैंडेट चोर है। और फिर आप देखें कि बीबीसी खबरें लगा रही है, हर बड़ा आउटलेट इसके ऊपर खबरें लगा रहा है। और अगर काजी साहब ये कलअदम करार दे दे तो फिर इलेक्शन नहीं, मुझे एक और चीज लगती है, कभी भी मैं मान ही नहीं सकता कि काजी साहब आगे बैठे हो और वो ऐसा कोई फैसला दे जिससे पीटीआई को कोई रत्ती बराबर भी फायदा हो। मुझे जो ये लगता है कि बात का देखें ना कि आपने ना सज्जा दिखा के आप खब्बा मारते हैं, वो करते भी है ना, होता भी है। अब ये जो दरखास्त है ना, ये है कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब है जी, उन्होंने ये दायर की है। और अमूमी तौर पे ये होता है कि आपने जब किसी चीज को लॉन्ड्री से साफ करना हो ना, तो फिर उसके अगेंस्ट होके आते हैं, आप कहते हैं यार ये इसके खिलाफ जो है ना वो की। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? वो इलेक्शन कमीशन को बुला लेगी कि जी आपके ऊपर ये इल्जामात हैं, ये क्यों है? तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आपका एलामिया जारी कर चुका है कि ये इलेक्शन में जो धांधली के इल्जामात हैं, ये अपोजिशन के नोटिफिकेशन किया जितने अनूल लिख और वो नोटिफिकेशन। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे सामने ऑलरेडी हम इनको देख रहे हैं, हमारे सामने वकूफ पजीर हो रही है। तो मुझे मेरी अपना एक राय है, ये एक मौक़िफ़ है, मुझे ये लगता है कि शायद इस दरखास्त की आड़ में कहीं सुप्रीम कोर्ट की लॉन्ड्री से ही ये सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर हो के, साफ सुथरी हो के ये कह दिया जाए कि देखें जी सुप्रीम कोर्ट की तो ये फैसला आ गया, उसका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि ये इंतखाबात शफाफ हुए हैं। तो फिर उससे ये होगा कि जो मुल्क के अंदर एक नैरेटिव बन रहा है या आलमी मीडिया पर जो एक नैरेटिव बन चुका है, उस सबको जायल करने की कोशिश की जाएगी। तो आप देखें यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने जो स्टेटमेंट दिया काजी साहब के लिए वही काफी है कि, लेकिन ये सीखेंगे नहीं। काजी साहब चार्जशीट हो रहे हैं, कटहरे में खड़े हैं, अपनी अदालत के ही कटहरे में खड़े हैं। बिल्कुल पाकिस्तान मैटर, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन काजी साहब पाकिस्तान का नहीं सोच रहे ना, चीजें कुछ और चल रही है। अदलिया का शोल्डर यूज हुआ है। काजी साहब को इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। जहां वो लोकल अखबार पढ़ते हैं, काइंडली थोड़ी सी इंटरनेशनल पेपर्स भी पढ़े ताकि आपको पता चले दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है। बहुत शुक्रिया सईद लोही साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।